गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ISPCS मेंटोर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम डेली आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज और डेली जनरल अवेयरनेस क्विज, जिसको हमारी टीम डेली न्यूज पेपर में आने वाली आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमारी ISPCS की टीम इन क्विज को तैयार करती है और हम यहाँ पे उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके जो भी इशू है, जो भी क्विज है, उससे रिलेटेड और कौन सी इंफॉर्मेशन है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, हम उन सबको भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे 9 अगस्त का करंट अफेयर्स। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा देश 6 से 8 अगस्त 2024 तक पहली बार बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? क्या कह रहा है, विच कंट्री इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक बिजनेस समिट फ्रॉम अगस्त 6 to 8 2024? कौन सा कंट्री कर रहा है बताइए आप लोग। नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया। कौन सा कर रहा है? इंडिया कर रहा है। कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। फर्स्ट एवर पहली बार बिम्स्टेक बिजनेस समिट की जो है समिट को होस्ट कर रहा है इंडिया। कब होने वाला है ये? 6 से 8 अगस्त के बीच में होने वाला है। ठीक है, और थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। इसको कौन होस्ट कर रहा है? कौन होस्ट कर रहा है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसको कौन होस्ट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज दोनों मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं। और चीज देख लेते हैं इसके पहले भी। हालांकि हमने बिम्स्टेक के बारे में इसके पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा यहाँ जान लेते हैं इसका जो बिम्स्टेक बिजनेस समिट का क्या उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है, क्या करना, जो जो देश हैं, जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, उनके बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और देखते हैं इसमें कितने कितने देश हैं। इसमें कितने देश हैं? 7 कंट्रीज। इसमें कितने देश हैं? 7 देश इसके मेंबर है बिम्स्टेक के। ठीक है, 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला जैसे बांग्लादेश। और कौन से हैं? बांग्लादेश है। ठीक है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इंडिया है। ठीक है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, और नेपाल है, और भूटान है। ठीक है, ये 7 कंट्री है। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। और इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1997 में इसको स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया गया था? कब इसको स्टार्ट किया था? 1997 में बिम्स्टेक को स्टार्ट किया था। तो हमने क्या क्या देख लिया? बिम्स्टेक के बारे में देख लिया। ये पहली ईवर मीटिंग हो रही है, पहली बार हो रही है। कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, हमने नाम देखो कब स्टार्ट किया गया था? 1997 में स्टार्ट किया गया था। इसका क्या उद्देश्य है ये भी हमने देखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। और जो लास्ट सबमिट हुई थी कहाँ पे हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। लास्ट सबमिट जो 2022 में हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? श्रीलंका में। कई बार ये भी आ जाता है कि जो पिछली 2022 में सबमिट कहाँ हुई थी, तो 2022 में सबमिट हुई थी श्रीलंका में। कहाँ पे हुई थी? श्रीलंका में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है? अच्छा, किसे? फॉर्च्यून ग्लोबल 500। ठीक है, ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो लिस्ट है ये तैयार की जाती है किसी भी कंपनी की जो भी एक साल का जो भी रेवेन्यू है, एक फाइनेंशियल ईयर का जो भी रेवेन्यू है, उसके बेसिस पे
उसके बेसिस पे इसको तैयार किया जाता है, ठीक है, जो भी टोटल रेवेन्यू हो। और इंडिया की कितनी कंपनीज है इसमें, इंडिया की कितनी कंपनीज है इसमें, 9 कंपनीज है इंडिया की 9 कंपनीज हैं, ठीक है। इस बार जो जो आया है 2024 में इंडिया की 9 कंपनीज हैं। और 2023 में कितनी कंपनीज थी, 8। 2023 में 8 कंपनीज थी। और जो 9th कंपनी इस बार जुड़ी हो कौन सी है, एचडीएफसी बैंक। कौन सी कंपनी है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें जो भी 9 कंपनी है इंडिया, कई बार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इस पे कि 9 कंपनीज कौन कौन सी इसमें है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया, तो हमने क्या बताया, 8 पिछले साल थी। जो इस बार जो लेटेस्ट एडिशन में कौन सी शामिल हुई है, कौन शामिल हुई, एचडीएफसी। कौन शामिल हुई, एचडीएफसी। तो अब टोटल कंपनीज कितनी है हमारी, 9 कंपनीज है। कितनी है, 9 कंपनीज है। देख लेते हैं हम। पहले तो है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। दूसरी हो गई दूसरी हो गई एलआईसी, दूसरी हो गई एलआईसी। तीसरी हो गई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आप लोग लिखते जाएंगे, इसको लिखते जाना है आपको। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और कौन सी, एसबीआई है, ओएनजीसी है, ओएनजीसी है, बीपीसीएल है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और कौन सी है, और कौन सी है, एक टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स है, ठीक है। और कौन सी है, एचडीएफसी है। और कौन सी एक कंपनी बच गई, एक कंपनी और कौन सी है, राजेश एक्सपोर्ट। ये 9 कंपनियां कौन कौन सी, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, एलआईसी, आईओसी, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एसबीआई, ओएनजीसी, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी और राजेश एक्सपोर्ट, ठीक है। ये 9 कंपनियां हैं इंडिया की। पिछले साल 2023 में 8 कंपनियां थी, ठीक है। कौन सी नहीं थी उसमें, एचडीएफसी नहीं थी। कौन सी नहीं थी, एचडीएफसी नहीं थी। तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी इस बार नई कंपनी, कौन सी नया ऐड हुआ है कंपनी, कौन सी है, एचडीएफसी बैंक है। तो हमारी कंपनीज कितनी है इंडिया की इसमें, ग्लोबल फॉर्च्यून जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कितनी कंपनीज है, 9 कंपनीज है, ठीक है। टॉप में कौन है, देखते हैं हम लोग। टॉप में कौन सी है कंपनी, वॉलमार्ट। टॉप पे कौन सी कंपनी है, वॉलमार्ट। जो टॉप लिस्ट में है वॉलमार्ट है, ठीक है। और कौन सी है, दूसरे नंबर पे अमेजॉन है। तीसरे नंबर पे कौन सी है, स्टेट ग्रिड कंपनी। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी है टॉप में, जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 जो है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में टॉप में कौन सी है, वॉलमार्ट है टॉप पे, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन सी है, अमेजॉन है, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सी है, स्टेट ग्रिड कंपनी है, ठीक है। और इसी की लिस्ट में एक और है कि सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, वर्ल्ड में सबसे जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, एक सऊदी अरेबियन कंपनी है, सऊदी अरेबियन कंपनी है अरामको। अपने नाम हो सकता है सुना हो, अरामको कंपनी है, ये 4th नंबर पे है, ठीक है। तो जो अगर पूछा जाए कि सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के हिसाब से, कौन सी कंपनी है, अरामको। ये कौन सी, सऊदी अरेबियन कंपनी है। और जो टॉप की जो 4 कौन सी कंपनी है, सबसे पहले वॉलमार्ट, दूसरे नंबर पर अमेजॉन, तीसरे नंबर पर स्टेट ग्रिड, ठीक है, चौथे नंबर पर अरामको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि मोंडो डुप्लांटिस, क्या कह रहा है, मोंडो डुप्लांटिस हु वॉन द पेरिस 2024 ओलंपिक्स मेंस पोल वॉल्ट गोल्ड मेडल, ठीक है, बिलोंग्स टू विच कंट्री। क्या कह रहा है, मोंडो डुप्लांटिस जिन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में, पोल्ट वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। किस देश में है, किस देश से है ये बताइए आप लोग, सर्बिया, स्वीडन, ठीक है, स्विट्जरलैंड, चौथा कर है डेनमार्क। कौन सी कंपनी, कौन से देश से है ये बिलोंग करते हैं, मोंडो डुप्लांटिस, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता किसमें, पोल वॉल्ट में। पोल वॉल्ट जो स्पर्धा है उसमें गोल्ड स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किस देश से बिलोंग करते हैं, स्वीडन से। किस देश से बिलोंग करते हैं वो, स्वीडन से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने दूसरी बार इन्होंने ये पदक जीता है, ठीक है। कौन सी बार जीता है, दूसरी बार जीता है। और इसके पहले भी वो जीत चुके हैं, ठीक है, 2020 में।
तो 2020 में और 2024 में इन्होंने दोनों में स्वर्ण पदक जीता है। और पिछली बार से भी जो पिछली बार का रिकॉर्ड था, उन्होंने इस बार वो रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इस बार भी ये स्वर्ण पदक जीते हैं सेकेंड टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका? कितने मीटर भाला फेंका? क्या कह रहा है, कितने मीटर भाला फेंका? अब इन्होंने फाइनल में जगह बनाई है, उसके लिए कितने मीटर भाला फेंका? क्या कहना है कि 78.33 मीटर, 95.22 मीटर, 89.34 मीटर और 74.12 मीटर। ठीक है, बताइए आप लोग को कितना मीटर फेंका? 89.34 मीटर का फेंका। कितने का फेंका? कितने मीटर भाला फेंका इन्होंने? कितनी दूरी पे भाला फेंका? 89.34 मीटर। ठीक है, आप लोगों को पता कि 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था और उसमें कितना फेंका था? उसमें 87.58 मीटर दूरी भेजा था। ठीक, क्या कह रहा है, 2020 में इन्होंने गोल्ड पदक जीता था और उसमें जो है कितने मीटर भाला फेंका था? 87.58 मीटर दूरी। ठीक है, और इस बार जो अभी फाइनल में जगह बनाई है उसमें कितने फेंका है? 89.34 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? क्या कह रहा है, जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, उनको किस देश के सर्वोच्च नागरिकता सम्मान सम्मानित किया गया? बताइए आप लोग हाल ही में विजिट पे थी, कल भी हमने इस पे डिस्कस किया था एक क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मालदीव, दूसरा कह रहा है फिजी, तीसरा कह रहा है समोआ और चौथा कह रहा है वानगुआ। बताइए आप लोग कौन से देश के हैं? फिजी का इनको नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया और इन्होंने वहां पे जो एक कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं गिरमितिया, क्या बोलते हैं? गिरमितिया लेबरस। आपको पता होगा जब हिस्ट्री में आप पढ़ रहे होंगे कि जो इंडियन इंडेंचर्ड जो लेबर थे उनको ले जाया जाता था शुगर केन उन सब की खेती के लिए, तो उनको भी वहां पे फिजी में भी बहुत ज्यादा नागरिक वहां पे हमारे इंडेंजर्ड लेबर हैं जिनको बोलते हैं गिरमितिया लेबर्स। ठीक है, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने और उनको काफी सम्मान दिया है। ठीक है, और उसी पे उन्होंने क्या किया है कि इनको जो गिरमितिया लेबर्स को बहुत ही इनके बारे में एक इनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए, ठीक है, इनके बारे में एक भाषण दिया था वहां पे। तो इसको जो भाषण में जिनका नाम लेती हैं जो भी वो, उनको भी याद रखना है नाम। ठीक है, और आगे क्या देखना है, ये फिजी कहाँ पे है? आपको पता होगा ये फिजी कहाँ पे है? ये साउथ पैसिफिक में। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है फिजी को। ये फिजी को एक और नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है? सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। फिजी को एक और नाम से जाना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं? फिजी को। ये कहाँ पे है? साउथ पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, और इसको ये भी याद रखना, जो गिरमितिया लेबर्स का नाम लिया है, गिरमितिया लेबर्स अगर आ जाए तो कहां से बिलोंग करते हैं, किसके बारे में कहां पे जिक्र किया गया उनको? फिजी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द सूरज फ्रेमवर्क ऑफ QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, विच इंडियन स्टेट लीड्स इन द शिक्षा रैंकिंग्स फॉर रोबस्ट एक्रेडिटेशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेसेज? क्या कह रहा है, QCI के सुराज फ्रेमवर्क के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य मजबूत मान्यता और प्रमाणन प्रक्रियाओं के लिए शिक्षा रैंकिंग में सबसे आगे है? बताइए आप लोग कौन सा आगे है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। कौन सा आगे है? उत्तर प्रदेश। इसको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा है राज्य? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जान लेते हैं इसके सुराज फ्रेमवर्क के बारे में। सुराज फ्रेमवर्क के बारे में क्या किसकी बात कर रहा है कि क्वालिटी जो सिटीजन के स्वराज्य फ्रेमवर्क जो है, स्वराज्य फ्रेमवर्क
सुराज्य फ्रेमवर्क जो है, ये जो सिटीजन्स की जो जो भी लाइफ है, जो उनकी जीवन गुणवत्ता को सुधार के लिए स्टेट्स के बीच में स्टेट्स के बीच में जो स्टेट के बीच में ये कार्य करता है। स्टेट्स के बीच में जो एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस स्टेट्स के बीच में जो एक्सीलेंस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो क्वालिटी सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको सुधारने के लिए सभी स्टेट्स में एक्सीलेंस को कैसे बढ़ाया जाए, सभी स्टेट्स के बीच में एक्सीलेंस को कैसे बढ़ाया जाए, उस पे काम करता है कौन सा स्वराज फ्रेमवर्क। और इसके अंतर्गत तीन चीज, इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसके जो पिलर्स हैं, इसके 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से पिलर्स हैं? एक तो हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया हेल्थ, और तीसरा हो गया प्रॉस्पेरिटी, और पांचवा हो गया गवर्नेंस। इसके 4 पिलर्स हैं। किसके 4 पिलर्स हैं? स्वराज फ्रेमवर्क के 4 पिलर्स हैं। एक तो हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया, एक हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया हेल्थ, तीसरा हो गया प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और इसमें जो एजुकेशन में जो टॉप पे स्टेट है कौन सा है? यूपी। और हेल्थ में कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये भी याद रखना है। ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी में कौन सा है? गुजरात। ठीक है, तो एजुकेशन में जैसे क्वेश्चन बात कर रहा है, सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो एजुकेशन में कौन से टॉप पे है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जब बात आती है हेल्थ की, कि हेल्थ में कौन सा है? हेल्थ में कौन सा टॉप पे है स्टेट? छत्तीसगढ़ है। और प्रॉस्पेरिटी में कौन सा स्टेट है? वो है गुजरात। और गवर्नेंस को अभी इस बार जारी नहीं किया गया, इसको आगे फ्यूचर में जारी किया है। इन तीन चीजों के जो 3 पिलर है, इनको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और अन्य सरकारी एजेंसियों आदि को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ई प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया? हाल ही में जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं और जो भी एमएसएमई और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज को, सभी को लिंक करने के लिए, सभी को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म जारी किया गया है। और उसका क्या नाम है बताइए आप लोग? ट्रेड कनेक्ट, माई ऑक्यूपेशन, ई प्रोफेशन और ई बिजनेस। कौन सा है बताइए आप लोग? कौन सा है? ट्रेड कनेक्ट। क्या नाम है उसका? ट्रेड कनेक्ट। यह क्या कनेक्ट करेगा? ये किसको कनेक्ट करेगा? एक्सपोर्टर्स को, एमएसएमई को, और जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं उन सब को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया किससे नियुक्त किया गया? अभी पता होगा आपको कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा जो है कू हो गया है, बहुत बड़ा विरोध हुआ स्टूडेंट के द्वारा, जिसमें जो है उनकी जो प्रधानमंत्री जी है उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और अपना देश भी छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो वही उसी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि जो अंतरिम सरकार बनी है वहां की अभी के लिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया किससे नियुक्त किया गया है? बताइए आप लोग। न्यूज़पेपर में बिल्कुल था, ये फ्रंट पेज पे था। बताइए। इकबाल कादिर, ओबैदुल कादिर, एम शहाबुद्दीन और मोहम्मद यूनुस। कौन थे बताइए आप लोग? कौन थे? मोहम्मद यूनुस। कौन थे? मोहम्मद यूनुस जी थे। पता होगा कि ये नोबेल लॉरिएट है, इनको 2006 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, मोहम्मद यूनुस जी को। ठीक है, यही जो है अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। किस राज्य ने अपनी विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन के लिए विधेयक पेश किया है? अभी हाल ही में क्या हुआ? एक राज्य है जिसने अपनी विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए एक नया जो है विधेयक पेश किया। बताइए कौन सा स्टेट है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। कौन सा स्टेट है बताइए आप लोग? गोवा। कौन सा है? गोवा। एक्चुअली गोवा में क्या हुआ कि जो एसटी की लिस्ट थी उसमें 3 नए स्टेट को ऐड किया गया। कौन से 3 नए थे? एक कुणबी थी, ठीक है, कुणबी थी, और कौन सी थी? गौड़ा था और वेलिप। इन तीन को
एसटी लिस्ट में शामिल कर दिया गया, इन 3 को। तो इसी के प्रतिनिधित्व के लिए कि एसटी लिस्ट में इनको शामिल किया गया, तो एसटी की पॉपुलेशन में जब इजाफा हुआ तो उसी के लिए कि इनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जाए विधानसभा में, उसी के लिए एक बिल पारित किया गया। ठीक है, तो उसी के क्या अभी तक गोवा में, तो उन्हीं की, जैसे अभी तक क्या गोवा में कितनी सीट है, 40 सीट है, और जिसमें एक सीट जो है, एक सीट है सिर्फ एससीज के लिए। ठीक है, एक सीट किसके लिए रिजर्व है, एससीज के लिए, 1 सीट। ठीक है, 1 सीट। तो उसी की बात चल रही कि एसटीज की सीट को भी, कुछ एसटीज की सीट को भी जो उनके प्रतिनिधित्व के लिए उनकी सीट भी कुछ रिजर्व की जानी चाहिए। ठीक है, तो उसी को लेके एक बिल पारित हुआ गया, कहां पे, गोवा स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। राज्यसभा में पेश बॉयलर्स विधेयक 2024 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित कर रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि बॉयलर्स बिल एक पार किया गया किसके लिए, जो भी लोग बॉयलर्स में काम कर रहे हैं, जो बॉयलर्स में काम कर रहे हैं, जो भी लोग, उनकी सेफ्टी के लिए अभी बिल पारित किया गया है। उसने किसको जो किया है, बॉयलर्स, बताइए आप लोग किसको प्रतिस्थापित किया है, बताइए। पहला कह रहा है बॉयलर्स अधिनियम 1930, औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम 1923, बॉयलर अधिनियम 1923 और मशीनरी अधिनियम 1923। बताइए किसको प्रतिस्थापित किया है, बॉयलर्स एक्ट 1923 को। तो 1923 को रिप्लेस करके नया एक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, 2024, जो उनकी जो बॉयलर्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे आज का जो मैप ऑफ द डे भारत है, लिथियम रिजर्व पे है। क्या कह रहा है कि लिथियम के बारे में, कि लिथियम इज अ सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट नॉन फेरस मेटल एंड इज वन ऑफ द की कंपोनेंट्स इन रिचार्जेबल बैटरीज फॉर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, डिजिटल कैमराज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसीलिए आपको पता होगा, जैसे कह रहा है कि लिथियम एक नरम चांदी सफेद अलाव धातु है। चांदी सफेद, इसी की वजह से इसको व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और ये बिल्कुल सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि चरम सफेद अलाव धातु है और मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में प्रमुख घटकों में से एक है। आपको पता होगा लिथियम आयन बैटरीज में आपने नाम सुना होगा, इनको सबको मोबाइल में भी इनका यूज किया जाता है, लैपटॉप में भी यूज किया जाता है। जितने भी जो नए जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज को, तो उसीलिए लिथियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, क्या कह रहा है, हाइड फॉर द फर्स्ट टाइम in India's history established lithium inferred resources of 5.9 million tons in Jammu and Kashmir's रियासी डिस्ट्रिक्ट। क्या कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने भारत के इतिहास में पहली बार जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम अनुमानित संसाधन स्थापित किए हैं। कितने किए हैं, 5.9 मिलियन। कहां पे, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। यह अनुमानित है कि वहां पे इतना भंडार है लिथियम का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि मंथ्स आफ्टर इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिजर्व्स द जीएसआई हैज फाउंड अनदर रिजर्व ऑफ द क्रूशियल मिनरल इन डेगाना इन राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट। क्या कह रहा है, भारत के पहले लिथियम भंडार के महीनों बाद, पहले लिथियम भंडार के महीनों बाद जो जीएसआई ने राजस्थान के नागौर जिला के डेगाना में महत्वपूर्ण खनिज का एक और भंडार पाया। कहां पाया है, पहले हमने जम्मू कश्मीर में देखा, अब कहां की बात कर रहा है, ये राजस्थान में भी एक भंडार पाया गया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, माना जाता है कि यह भंडार मात्रा में जम्मू और कश्मीर में पाए जाने वाले भंडार से बहुत बड़ा है। जो अभी जम्मू कश्मीर में जो रिजर्व पाया गया है उससे ये ऐसा माना जा रहा है कि उससे ये बहुत बड़ा है। ठीक है, और देश की कुल मांग का 80% पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये रिजर्व बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये क्या कह रहा है कि ये कुल मांग का लगभग 80% पूरा कर सकता है, क्या ऐसी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, क्या कह रहा है, खान मंत्रालय ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारत के पहले लिथियम ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की है।
तो सफलतापूर्वक जो पहली नीलामी कहाँ पे हुई है, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। ये याद रखना कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारत के जो पहले जो है लिथियम ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। क्या करा, उसके अलावा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट NMET द्वारा वित्त पोषित एक निजी अन्वेषण कंपनी ने कोरबा में 168 से 295 भाग प्रति मिलियन तक के हार्ड रॉक लिथियम भंडार पाए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब थोड़ा हम जो इसमें नहीं है वो चीज देखने से एक सुना होगा आप लोगों ने, लिथियम ट्रायंगल का नाम सुना होगा। लिथियम ट्रायंगल कौन कौन से कंट्रीज है, एक तो हो गया अर्जेंटीना, दूसरा है बोलीविया और तीसरा है चिले। इन तीनों को बोलते हैं, इन तीनों को क्या बोलते हैं, लिथियम ट्रायंगल। कौन कौन से कंट्रीज हैं, अगर नाम आ जाए तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बास्फोरस और डार्डनेस स्टेट के बारे में है। ये रही बास्फोरस स्टेट, ये रही बास्फोरस स्टेट, जो ब्लैक सी है ये हो गया सी ऑफ मरमरा, और ये हो गया डार्डनल्स स्टेट, और ये हो गया एजियन सी। ठीक है, आपको याद रखना है, अभी इसी के बारे में जिक्र होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि बास्फोरस और डार्डनल्स जलडमरू को तुर्की जलडमरू मध्य या काला सागर जलडमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस किस नाम से भी जाना जाता है, एक तो काला ब्लैक सी स्टेट, और टर्की स्टेट के नाम से भी, टर्किश स्टेट्स और ब्लैक सी स्टेट्स के भी नाम से जाना जाता है, जो कि एजियन सागर और काला सागर को मरमरा सागर के माध्यम से जोड़ता है। क्या कह रहा है, जो किसको, ब्लैक सी को, क्या कह रहा है, ब्लैक सी को एजियन सी से जोड़ता है, मरमरा सागर से होते हुए, सी ऑफ मरमरा से होते हुए ब्लैक सी को एजियन सी से जोड़ता है। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग मैप में इसको। और क्या कह रहा है, बास्फोरस काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। क्या कह रहा है, बास्फोरस, ये रही बास्फोरस, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि जबकि डार्डनल्स एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। जो डार्डनल्स है ये जो डार्डनल्स है मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। कौन, डार्डनल्स स्ट्रेट, जिसे हमने कहा था स्ट्रेट क्या होती है कि एक पासेज है जो कि दो लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और क्या कह रहा है कि अबाउट 48,000 वेसल्स ट्रांजिट द स्ट्रेट्स ईच ईयर, मेकिंग दिस एरिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट मैरीटाइम गेटवेज। क्या कह रहा है, हर साल लगभग 48,000 जहाज, कितने जहाज, 48 जहाज जो है, 48,000 जहाज इस स्टेट से गुजरते हैं, जिससे यह क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री प्रवेश द्वारों में से एक बन जाता है। लगभग 48,000 जहाज हर साल यहां से गुजरते हैं, इसलिए दुनिया का सबसे बिजिएस्ट जो मैरीटाइम गेटवेज को माना जाता है। फिर क्या कह रहा है कि बास्फोरस तेल के समुद्री पारगमन के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स में से एक है। ठीक है, जो भी जो चोक पॉइंट्स हैं, जो मैरीटाइम ट्रांजिट ऑफ ऑयल के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है यही बास्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि काला सागर राज्य रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया और जॉर्जिया। क्या कह रहा है, ब्लैक सी स्टेट कौन कौन से हैं, रशिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया एंड जॉर्जिया। ठीक है, ठीक है, और क्या कह रहा है, ब्लैक सी इज अ मेजर आर्टरी ऑफ द मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप एंड एशिया। ठीक है, काला सागर यूरोप और एशिया के चौराहे पर वस्तुओं की आवाजाही के लिए एक प्रमुख धमनी है। ये एशिया को यूरोप से जोड़ता है। ठीक है, ये रहा, ये एशिया को यूरोप से जोड़ता है, ये सी ऑफ मरमरा से, इस्तांबुल से। ठीक है, बास्फोरस स्टेट जोड़ती है। ठीक है, इसीलिए कह रहा है उसके एक आर्टरी के रूप में इसको बता रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, ब्लैक सी इज अ मेजर आर्टरी फॉर द मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप एंड एशिया। ठीक है, आगे देखते हैं डेली जर्नल अवेयरनेस कुछ में क्या कह रहा है कि शेख हसीना वाजिद रिजाइंस एज बांग्लादेश पीएम एंड फ्लीज टू इंडिया। In context to the same, tell us how many times शेख हसीना was the prime minister of बांग्लादेश। क्या कह रहा है, आपको पता होगा शेख हसीना अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देके वो भारत भाग आई। ठीक है,
और उसी के संदर्भ में पूछ रहा है कि जो शेख हसीना जी थी वो कितनी बार जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, बताइए आप लोग कितनी बार रही हैं? 5 बार, 5 बार, 4 बार, 6 बार, 3 बार, कितनी बार रही हैं? 5 बार रही हैं। शेख हसीना जी 5 बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500, फॉर्च्यून ग्लोबल 500, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में RIL शीर्ष स्थान पर रहने वाली भारतीय कंपनी है। मैंने बताया था, इसका जिक्र किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो जो भारत की जितनी भी कंपनियां हैं ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में, उसमें शीर्ष में कौन सी है? RIL। कौन सी है? RIL। ठीक है, कौन सी है? RIL। ठीक है, उसी के संदर्भ में हमें बताया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? 2021 में कौन सा शामिल है? बताइए आप लोग कौन? 2021 जो फॉर्च्यून जो लिस्ट निकली थी ग्लोबल 500 फॉर्च्यून में सूची में कौन सा थी? बताइए। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC बैंक। आपको पता होगा कि ये बैंक तो पहले भी नहीं थी, हमने इसके पहले 9 कंपनियों का जिक्र कर चुके हैं हम लोग। तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल नहीं थी, ICICI भी नहीं थी, HDFC हमने बताया था कि पहली बार जुड़ी हुई है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी बची? स्टेट बैंक। इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में पूरी 9 कंपनियों का जिक्र कर चुके हैं, जो है 24 की रैंकिंग में 2024 की जो ग्लोबल सूची है उसमें आई है। ठीक है, स्टेट बैंक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि भारत नई दिल्ली में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जो बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी नई दिल्ली में होगी। क्या कह रहा है? उसी के संदर्भ में बताया कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय पूछ रहा, हमने बिम्स्टेक के बारे में देखा था, कितने स्टेट हैं इसके, कब स्टेब्लिश किया, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब उसका पूछ रहा है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बताइए आप लोग। काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो और ढाका। बताइए आप लोग कौन सा है इसका हेडक्वार्टर? ढाका है। कहां पे इसका हेडक्वार्टर? ढाका में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगर 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक जकार्ता में आयोजित की गई। कहां पे की गई? AITA ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग जकार्ता में की गई। कहां पे की गई? जकार्ता में की गई, जिसमें आसियान भारत व्यापार समीक्षा और वार्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया। किस पे ध्यान किया गया? आसियान और भारत व्यापार समीक्षा और वार्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, क्या कह रहा? उसी संदर्भ में हमें बताएं कि पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? जो 5वां आसियान भारत जो व्यापार शिखर सम्मेलन था वो कहां आयोजित किया गया था? बताइए आप लोग। बैंकॉक में, जकार्ता में, न्यू दिल्ली में, कुआलालंपुर में। कहां पे किया गया था? कुआलालंपुर में किया गया था। कहां पे किया गया था? कुआलालंपुर में किया गया था। हमने बताया था इसके पहले भी, आसियान के बारे में बताया था, इसके पहले के वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें मैंने बताया था आसियान के मेंबर स्टेट्स के बारे में बताया था, और इसका जो निर्माण हुआ है बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन के बारे में हमने जिक्र किया था। तो आप उन वीडियो को दोबारा देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। हमने पूरा आसियान के बारे में बताया था। इसका क्या कह रहा है कि ध्यान किया गया, उसी समय बताया कि 5वां जो आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024। इसके पहले इसका भी हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इस पे जो पहला है, पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है ये। क्या नाम है इसका? तरंग शक्ति 2024। तमिलनाडु के सुलार में शुरुआत हुआ। ठीक है, उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित किया। जो वीर गार्जियन 23 है इसको किसके देश के साथ किया गया है द्विपक्षीय? कौन सा है दूसरा देश? बताइए आप लोग। फ्रांस, जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया। कौन सा दूसरा देश है? जापान। किसके साथ किया गया है? जापान। और तरंग शक्ति के बारे में हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं। तरंग शक्ति जो लार्जेस्ट, तरंग शक्ति जो है ये लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है। तो जो तरंग शक्ति 2024 है ये इंडिया के द्वारा होस्ट की गई अभी तक की लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है।
और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका जो फर्स्ट फेज है ये 2 फेज में होने वाली है। इसका फर्स्ट फेज होगा तमिलनाडु में, जैसे कि इसमें बताया भी गया है। फर्स्ट फेज जो होगा तमिलनाडु में होगा, दूसरा फेज कहां पे होगा, कहां पे होगा, जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान में होगा। ठीक है, और इसमें लगभग कितने लोग, कितने कंट्रीज को इनवाइट किया गया है, लगभग 51 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है। ठीक है, और जो इसमें 2 फेज में होगा, पहला फेज तमिलनाडु में, दूसरा होगा जोधपुर में। ठीक है, और जो वीर गार्जियन है, जो वीर गार्जियन है, जो वीर गार्जियन है, ये आपको ये भी याद रहना चाहिए कि वीर गार्जियन 20, जो वीर गार्जियन 23 है, 23 एक्सरसाइज है, वो पहली बायलेटरल एक्सरसाइज है, पहली बायलेटरल एक्सरसाइज है किसके बीच में, इंडिया एंड जापान के बीच में। किसके बीच में, इंडिया एंड जापान के बीच में ये पहली बार, और इसमें इंडिया और जापान के बीच पहली बायलेटरल एक्सरसाइज है, पहली बायलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों स्टेट्स की एयर फोर्सेज, दोनों स्टेट की, दोनों देश की एयर फोर्सेज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और इंडिया जापान की पहली जो बायलेटरल एक्सरसाइज है। और इसमें जो है पहली बार एक इंडियन पायलट, एक इंडियन वीमेन पायलट पार्टिसिपेट करने जा रही है। पहली बार एक जो वीमेन जो पायलट है, वीमेन फाइटर पायलट, इसमें पहली बार जो है इंडियन वीमेन पायलट, इंडियन वीमेन फाइटर पायलट भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पहली बार होने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी की वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 6 टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा, हिरोशिमा जापान, बाय द यूएस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑन अगस्त 6 1945। ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में कुछ वर्ल्ड वॉर के समय आपको पता होगा कि नागासाकी हिरोशिमा में 2 बम अटैक किए गए थे अमेरिका के द्वारा। उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि 9 अगस्त On August 9, 1945, the US dropped the second atomic bomb, Fat Man, on Hiroshima। क्या कह रहा है, जो 9 अगस्त को, अगला 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर दूसरा परमाणु बम फैट मैन गिराया था। ठीक है, और ये उल्टा बोल गया है कि फैट मैन जो गिराया गया तो कहां पे गिराया गया था, वो हिरोशिमा पे ना गिरा के नागासाकी में गिराया गया था। कहां पे गिराया गया था, ये जो फाइट मैन गिराया गया था ये नागासाकी पे गिराया गया था। ठीक है, और क्या कह रहा है, दिसंबर 1941 में अमेरिकी सरकार ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइजर के नेतृत्व में बम विकसित करने के लिए मोनट्टम परियोजना शुरू की थी। बिल्कुल सही कह रहा है, अभी इस पे मूवी भी आई है। तो क्या कह रहा है कि ये 1941 में एक अमेरिकी सरकार ने जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में बम विकसित करने के लिए एक मैनहट्टन परियोजना शुरू की थी। ठीक है, और क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट 6 अगस्त, ये सही है, 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा पर, जो दूसरा जो 6 अगस्त को हुआ था वहां पे हुआ था हिरोशिमा पर, और उसमें जो नाम दिया गया था, क्या नाम था, लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया गया था। तो जो 6 अगस्त को था 1945 को, उसमें हिरोशिमा पर और जो बम गिराया था उसका निकनेम क्या था, लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को 3 दिन बाद जो गिराया गया था, वहां कहां पे गिराया गया था, नागासाकी पे गिराया गया था, उसका क्या नाम था, फैट मैन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, 2 3 सही है, तो ऑप्शन कौन सही हो गया, सी। कौन सही हो गया, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 77 जातियों को वर्गीकृत करने के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है, धर्म आधारित आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि केरल जो है 30% ओबीसी कोटे के भीतर कितना देता है, 8% मुस्लिम कोटा देता है। बिल्कुल सही कह रहा है, जो केरल में है, केरल प्रोवाइड्स 8% मुस्लिम कोटा दे रहा है विद इन 30% ऑफ ओबीसी कोटा। जो ओबीसी कोटा है 30%, उसी के अंतर्गत 8% मुस्लिम कोटा है। तमिलनाडु क्या, तमिलनाडु बिहार आल्सो इंक्लूड मुस्लिम कास्ट ग्रुप इन देयर ओबीसी कोटा।
बिल्कुल सही कह रहा है। तमिलनाडु और बिहार में, तमिलनाडु और बिहार में जो 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 भी ओबीसी कोटा है उसमें मुस्लिम को भी, कुछ मुस्लिम कास्ट ग्रुप भी शामिल है। ठीक है। तीसरा कह रहा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हाइट 4% ऑफ सब कोटा फॉर मुस्लिम विद इन 32%। नहीं, महाराष्ट्र नहीं, ये कर्नाटका है। ये कर्नाटका है जो कि कर्नाटका है जो कि 32% ओबीसी कोटे के भीतर मुसलमानों के लिए 4% उप कोटा है। ठीक है। यहाँ पे कर्नाटका में 4% सब कोटा है मुस्लिमों के लिए, 32% ओबीसी कोटा के अंतर्गत। और ये बल्कि महाराष्ट्र में इसकी डिमांड चल रही है, अभी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। महाराष्ट्र में डिमांड की जा रही है, जो ओबीसी कोटा है उसके अंतर्गत मुस्लिमों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए ओबीसी कोटा के अंतर्गत। ठीक है। तो इसमें भी ये तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। ऑप्शन कौन सही है? 1 और 2, केवल 1 और 2। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कुछ। क्या कह रहा है? कोल इंडिया लिमिटेड चिली में साल्ट फ्लैट्स नमक की परत से ढके समतल भूमि के क्षेत्र को, क्या साल्ट फ्लैट्स से लिथियम की खोज और निष्कर्षण की योजना बनाई। किसने? कोल इंडिया लिमिटेड ने। कहां पे? चिली में। ठीक है। और चिली क्या कह रहा है उसी के रिस्पेक्ट में, चिली में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वेनेजुएला और गयाना के साथ चिली लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है। आप देखोगे हमने बताया है कि जो लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से हमने बताया था। ठीक है। तो ये वेनेजुएला और गयाना इसके हिस्से नहीं है। ठीक है। तो ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया और चीन वैश्विक स्तर पर लिथियम के पहले और तीसरे बड़े उत्पादक हैं। बिल्कुल, जब प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात आएगी कि लिथियम सबसे बड़े लिथियम प्रोड्यूसर कौन से स्टेट है, सबसे बड़े कंट्री कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और चीन। और सबसे बड़ा जो लिथियम जो भंडार है, ठीक है, जो स्टोरेज है, ठीक है, वो कहां पे है? वो कहां पे जो लार्जेस्ट रिजर्व है वो कहां पे है? वो कहां पे? चिली में है। ठीक है। तो 1 और 3 सही हो गए। ठीक है। दूसरा ऑप्शन गलत हमने बताया था, लिथियम ट्रायंगल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए हमारा डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। जैसे आप लोगों को पता है, इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है। और आपको आपकी तैयारी में कोई भी समस्या है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके, एक लिंक दिया गया जिसके थ्रू हम 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं, आप वहां पर जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है वहां पे हमारे मेंटोर से आप बता सकते हैं। और आपको उसके हिसाब से एक टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा और वहां पे आप हमारे मेंटोर से सीधे बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।